हाँ, अपना शिला जतु अपन करेंगे। तो आप लोगों को सबको भेद वाला जो श्लोक है वो याद है ना कंप्लीट? महारस के भेद वाला श्लोक सुनाएगा कोई मेरे को? अब्र व्यक्रांत माक्षिक वाला सुनाएगा? एनीवन? अनुराधा? शमिष्ठा? हम्म। वेरी गुड। अच्छा, तो यहाँ पे जो अद्रिज आया है वो आया है शिला जतु के लिए। ठीक है, शिला जतु का एक पर्याय है अद्रिज। तो अपन वही पढ़ने जा रहे हैं, अपन पांचवा जो महारस है उसको पढ़ेंगे अब। तो शिला जतु को जो है अपने मॉडर्न में या अपने इंग्लिश में नेम क्या है उसका? मिनरल पिच या ब्लैक बिटुमिन। ठीक है, तो वो इसका अंग्रेजी नाम है। ठीक है, संस्कृत में अपन इसको क्या बोलते हैं? शिलाजीत ही बोलते हैं, या अपन क्या बोलते हैं? अद्रिज बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में शिलाजीत। तो इस प्रकार से जो इसके नाम है। ठीक है, पर्याय इसके क्या क्या है? शिलाजतु, शैलेय। ठीक है। अच्छा, शिलाजीत का एक लेटिन नाम भी है, वो आप याद रख लेना, बुक से देख लेना, मैं एक बार लिख भी देता हूँ यहाँ पे। एस्फाल्टम पंजाबिनम। एस्फाल्टम, LTUM, एस्फाल्टम पंजाबी नम। ठीक है, तो एस्फाल्टम पंजाबी नम इसका क्या है? लैटिन नेम है शिलाजीत का। क्योंकि ये वो क्या बोलते हैं, गिरी मतलब पर्वतों से प्राप्त होता है, और प्लांट्स के जो है वहां पे सार वगैरह भी निकलते हैं, इसलिए शायद इसका लैटिन नेम भी दिया है। ठीक है, तो एस्फाल्टम पंजाबिनम ये इसका लैटिन नेम है। पर्याय अगर अपन देखें तो क्या क्या पर्याय हैं इसके? शिलाजतु, शैलेय। शैल जो होता है, शिला जो होती है वो पत्थर का या पर्वत का पर्याय है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग है ज्यादातर, क्योंकि पर्वतों से प्राप्त होता है इसलिए यहाँ पे इसके ऐसे नाम है। और दूसरी बात, ये स्टोर होता है बॉडी में जाके एज ए स्टोन की तरह। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या बोला है? इसको शिलाजतु, शैलेय, शिलाज, शैल धातुज। शैल मतलब पर्वतों से प्राप्त होने वाली धातु। ठीक है, शिलामय, शिला स्वेद। शिला से स्राव होता है इसका, तो इसलिए शिला स्वेद। शिला निर्यास। ठीक है, अश्मज, अश्मजतुक, गिरिज, अद्रिज, अश्मलाक्षा, गैरेय, ये सब इसके पर्याय हैं। ठीक है, क्योंकि पर्वतों से प्राप्त होता है, स्राव के द्वारा जो है ये निकलता है पर्वतों से, इसलिए इस तरह के इसके पर्याय हैं। प्राप्ति स्थान क्या है? ग्रीष्म ऋतु में हिमालय पर्वत तथा क्षारीय भूमि से में सूर्य के तीव्र ताप से जो है स्वर्ण आदि खनिज धातुओं से युक्त हिमालय पर्वत की तलहटी को स्रवित होकर जो है शिलाजतु प्राप्त होता है। अब शिलाजतु की उत्पत्ति के मामले में ना चरक में भी कहा गया है। तो चरक में क्या कहा गया है, मैं एक बार वो बता देता हूँ आपको। चरक में बताया गया है कि शिलाजतु की स्वर्ण आदि गिरी धातुएं जब है सूर्य के ताप से संतप्त होकर लाक्षा के समान कोमल चिकनी मिट्टी के समान स्वच्छ मल का स्राव करती हैं, तो उस मल को जो है शिलाजतु कहते हैं। ठीक है, तो चरक में आया है, चरक चिकित्सा स्थान 1 में इसका वर्णन आया है। हेमाद्या सूर्य संतप्ता स्रवंती गिरी धातव जत्वापम मृदु मृत श्रांदम जन्मलम तत्शिलाजतु। कि मतलब वही बता रहा है, कुल मिला के जो भी स्वर्ण आदि धातुएं हैं वो सूर्य से संतप्त होकर कुछ स्राव करती हैं, कुछ मल सिक्रीट करती हैं, उस मल को ही जो है अपन क्या बोलते हैं? शिलाजतु बोलते हैं, ऐसा आचार्य चरक का कहना है। ठीक है, अब शिलाजतु के भेद देखते हैं। गंध के आधार पर दो भेद होते हैं, गोमूत्र गंधी और कर्पूर गंधी। ठीक है, और गोमूत्र गंधी के भी दो उपभेद होते हैं, सहसत्व और निस्सत्व। सहसत्व मतलब जिससे जो है सत्व निकलता हो, और निस्सत्व जो जिससे सत्व नहीं निकलता हो। ठीक है, फिर खनिज पाषाणों से प्राप्ति के आधार पर चरक संहिता में इसके 4 भेद बताए हैं। ठीक है, मतलब खनिज के आधार पर इसके शिलाजतु के 4 भेद बताए गए हैं। कौन कौन से? स्वर्ण, रजत, ताम्रगर्भ और लौह या अयोगर्भ। ठीक है, अयस किसका पर्याय है? लौह का पर्याय है, इसलिए यहाँ पे अयोगर्भ बोला है। तो स्वर्ण, रजत, ताम्र और अयस, लौह गर्भ, लौह जो है, इस प्रकार से 4 प्रकार के शिलाजतु आचार्य चरक ने बताए। और वहीं अगर अपन सुश्रुत संहिता की बात करें तो आचार्य सुश्रुत ने 6 प्रकार के जो है बताए हैं शिलाजतु के भेद। ठीक है,
समझ में आया आपको भेद? दो भेद गंध के आधार पर होते हैं, गोमूत्र गंधी और कर्पूर गंधी। ठीक है। फिर उसके बाद आचार्य चरक ने उत्पत्ति के आधार पर चार प्रकार के शिला, सत्व के आधार पर चार प्रकार के शिलाजतु बताए। हेमगर्भ, रजत गर्भ, ताम्र गर्भ और लौह गर्भ। ठीक है। सुश्रुत संहिता ने दो एक्स्ट्रा माने, नाग गर्भ और वंग गर्भ। इस प्रकार से 6 प्रकार के शिलाजतु सुश्रुत संहिता या अष्टांग हृदय में बताए गए हैं। ठीक है। ये चीज याद रखना। अब जो गंध के आधार पर दो पढ़े अपन ने, गौमूत्र गंधी और कर्पूर गंधी, उनमें गौमूत्र गंधी जो होता है वो श्रेष्ठ रसायन होता है। ठीक है। और जो दूसरा वाला है वो कुछ रोगों में जो है काम आता है। मतलब इन दोनों में, गौमूत्र और कर्पूर गंधी में कौन सा श्रेष्ठ है? गौमूत्र गंधी। ठीक है। कर्पूर गंधी का यहाँ पे बता रखा है कि ये किंचित पीत वर्ण का होता है, बालू का सदृश दानेदार, मतलब मोटे मोटे दाने वाला होता है, मूत्रकृच्छ, अश्मरी, प्रमेह, कामला व पांडु रोगों में जो है ये काम करता है। ठीक है। इस प्रकार से जो है इसको मानना चाहिए। फिर शिलाजतु शोधन की अपन बात करते हैं, तो क्षार अम्ल गौमूत्र से प्रक्षालन या धो लेने से जो है शिलाजतु शुद्ध हो जाता है। ठीक है। दूसरा, गोदुग्ध, त्रिफला क्वाथ या भृंगराज स्वरस में शिलाजतु को लोहा पात्र में रखकर घोलकर धूप में सुखाने से ये शुद्ध हो जाता है। यानी यहाँ पे क्या किया है कि शिलाजीत लिया, उसमें गोदुग्ध में जो है उसको रख दिया, घोल कर डाल रख दिया। ठीक है। फिर उसको धूप में सूखने के लिए जो है रख देते हैं। ठीक है। मतलब घोल दिया उसको, फिर छान के जो है उसको धूप में सुखा दिया। तो इस प्रकार से जो है शिलाजतु का शोधन बताया गया है। फिर क्षार अम्ल और गुग्गुलू के साथ शिलाजतु को स्वेदनी यंत्र में रखकर एक प्रहर स्वेदन करने से जो है शिलाजतु शुद्ध हो जाता है। जनरली ये जो पहली विधि है वही अपन उपयोग में लेते हैं। क्षार अम्ल गौमूत्र से धो लेने से जो है शुद्ध हो जाता है शिलाजतु। ठीक है। तो गौमूत्र आप याद रख सकते हो, गौमूत्र से धो लेना। ठीक है। या त्रिफला क्वाथ से धो लेना। तो इस प्रकार से जो है शिलाजतु का शोधन होता है। अब शोधन की दो विधियां हैं यहाँ पे। सुखाते जो है अपन या तो धूप में सूर्यतापी विधि से या अग्नितापी विधि से सुखाते हैं। तो त्रिफला क्वाथ आदि द्रव पदार्थों में शिलाजतु को घोलकर कपड़े से छान लेते हैं, फिर सूर्य की धूप में सुखाकर गाढ़ा कर लेते हैं। इस प्रकार से जो अगर सुखा रहे हैं अपन तो वो सूर्यतापी विधि हो गई। और अग्नितापी विधि में क्या होगा, सूर्य की ताप की जगह अपन वहां पे काम क्या लेते हैं, अग्नि का। ठीक है। अग्नि संयोग करते हैं। त्रिफला क्वाथ आदि द्रव पदार्थों में शिलाजतु को घोलकर कपड़े से छान लेते हैं, फिर मंदाग्नि पर धीरे धीरे गर्म करके उसको सुखा देते हैं, गाढ़ा कर लेते हैं और फिर धूप में डाल देते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है शिलाजतु का शोधन हो गया। फिर आता है मारण या भस्म निर्माण की बात करें तो शिलाजतु में शुद्ध मनय शिला, गंधक और हड़ताल के साथ समान भाग में कलवे यंत्र में डालकर मातुलुंग नींबू स्वरस की भावना देकर 8 उपलों का पुट देने से जो है शिलाजतु की भस्म तैयार हो जाती है। अच्छा, 8 उपलों का पुट अपन ने कौन से पुट में दिया था, याद है किसी को? 8 वन्योपल काम में लिए थे। हाँ, कपोत या लघु पुट। वेरी गुड। किसने बताया आंसर? अच्छा, वेरी गुड शर्मिष्ठा। तो इस प्रकार से जो है अपनी शिलाजतु की भस्म तैयार हो गई। ठीक है। मात्रा इसकी क्या रहती है, 2 से 8 रत्ती। वही रोगी और रोग के बल को ध्यान में रखते हुए, काल को ध्यान में रखते हुए जो इसकी मात्रा होती है। अनुपान देखे तो दुग्ध, तक्र, मांसरस, यूज, जल, ये रोग के अनुसार जो है अलग अलग अनुपान बता रखे हैं। अब शिलाजतु के गुणकर्म देखे तो जरा, व्याधि, प्रशमन, देह दार्ढ्यकर, मेधा स्मृति बलवर्धक, बल्य होता है, छेदक होता है, मेदोहर होता है। जो भी रसायन कर्म जितने होते हैं ना, वो सब करने वाला होता है। ठीक है। धातुओं की पुष्टि करने वाला होता है। अब धातुएं पुष्ट होगी तो यक्ष्मा जैसे रोग जो है ये दूर करने वाला होगा। ठीक है। वली पलित नाशक होता है, आम पाचक होता है। ठीक है। कफ दोष हर होता है, उदर रोग में भी काम आता है। ठीक है। गुल्म रोग दूर करने वाला होता है। प्लीहा अश्मरी नाशक होता है। इस प्रकार से जो है शिलाजतु के उपयोग होते हैं। ठीक है। अब प्रमुख योग जो है शिलाजतु के, तो वो है आरोग्य वर्धिनी वटी। ये अपन पढ़ेंगे जब योग पढ़ेंगे ना शास्त्र के, तब उसमें पढ़ेंगे। चंद्र प्रभा वटी हो गई। ठीक है। शिलाजत्वादि लोह, शिवा गुटिका, शिलाजत्वादि वटी, ये सब जो है शिलाजतु के विभिन्न योग हो गए। अब एक चीज है, चरक ने 4 प्रकार के शिलाजतु बताए थे, स्वर्ण, रजत, ताम्र और लोह। उनके थोड़ी सी क्वालिटीज की मैं बात कर लूं तो स्वर्ण शिलाजतु था तो उसमें रस था मधुर और तिक्त। वीर्य लिख लो आप चाहे एक बार। ठीक है। एक कॉपी में, ये आपको मिलेगा नहीं, मैं लिख दे, चरक में मिलेगा ये। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ नॉलेज के लिए। लिख लो आप। स्वर्ण शिलाजतु का रस क्या है, मधुर तिक्त, वीर्य शीत,
विपाक कटु, वर्ण कैसा होता है, रक्ताभ यानी थोड़े रेडिश कलर का होता है, और दोष कर्म वात पित्त शामक। लिख लिया। फिर रजत शिला जतु की बात करते हैं। रजत शिला जतु में रस होता है कटु, वीर्य शीत, विपाक मधुर, वर्ण श्वेत, और दोष कर्म क्या होगा, कफ पित्त नाशक। ठीक है। फिर तीसरा है ताम्रशिला जतु। ताम्रशिला जतु में रस होता है तिक्त, वीर्य होता है उष्ण, विपाक होता है कटु, और मयूर कंठ सदृश यानी मोर के कंठ के समान चमकीला इसका वर्ण होता है, और कफ दोष शामक होता है। ठीक है। और लास्ट बचा लोह शिला जतु, जो कि चरक ने श्रेष्ठ शिला जतु बताया है। ठीक है। तो इसमें रस कौन सा हो गया, तिक्त लवण, वीर्य शीत, विपाक कटु, और कृष्णाभ गुग्गुलू समान यानी ब्लैकिश टाइप का जो है कलर होता है इसका, कृष्णाभ गुग्गुलू समान। इसका दोष कर्म क्या है, त्रिदोष शामक होता है। ठीक है। त्रिदोष शामक है इसलिए श्रेष्ठ शिला जतु है जो चरक ने बताया है। इस प्रकार से अपना शिला जतु भी कंप्लीट होता है। अगला क्या है, सस्यक या तुत्थ। तुत्थ के बारे में अपन देखें। तुत्थ कॉपर सल्फेट होता है। ठीक है। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या है, कोई बताएगा? ये पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री में आप लोगों ने। आगे भी आता है, इसमें जल भी होता है, तो 0.7H2 CuSO4 0.7H2 इसका केमिकल फॉर्मूला है, याद रख लेना। ठीक है। हिंदी में इसको तू, हाँ वही वही नीला तोता, यही वही है। ठीक है। तो हिंदी में इसको तूतिया या तुत्थ बोलते हैं, संस्कृत में सस्यक, इंग्लिश में कॉपर सल्फेट बोलते हैं। ठीक है। तो इसके पर्याय क्या हो गए, तुत्थ, तुत्थक, तुत्थांजन, मयूरक, सस्यक, ताम्रगर्भ, शिखीग्रीव, और अमृतासंग। इस प्रकार से जो है इसके कुछ पर्याय प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये इसके कुछ पर्याय हैं। फिर उसके बाद अब कई लोग इसका फॉर्मूला जो है ना दूसरे रूप में भी लेते हैं। एक तो कॉपर सल्फेट तो है ही इसका मेन, कुछ लोग इसका फॉर्मूला बताते हैं Cu3FeS4। वो आपको वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, मैं तो बता रहा हूँ ऐसे ही आपको। ठीक है, पता होना चाहिए। और कुछ जगह इसका फॉर्मूला CuSO4.5H2O भी बताया गया है। मतलब आपको अलग अलग जगह अलग अलग फॉर्मूला दिखेगा आपको। कुछ बुक्स में CuSO4.5H2O मिलेगा, कुछ में CuSO4.7H2O मिलेगा। तो आप जो बुक आप पढ़ रहे हो ना, उसी का जो है आप लिख के आना। ठीक है। बाकी मैं एक बार और कंफर्म करके आपको प्रॉपर जो है ओरिजिनल जो है वो आपको बता दूंगा। ठीक है। फिर इसके प्राप्ति स्थान की अगर अपन बात करें तो ये कहाँ प्राप्त होता है, स्वर्णमाक्षिक की खानों में, झारखंड की सिंह भूमि, राजस्थान में जो है अपने पाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा वर्तमान में प्रयोगशाला में भी इसको जो है निर्मित किया जाता है, यानी कृत्रिम रूप से भी जो है इसको बनाया जाता है। विदेशों में जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, स्वीडन, स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड, इधर भी ये पाया जाता है। ठीक है। अब है ना सस्य की उत्पत्ति के बारे में जो आया है शास्त्रों में, वो मैं एक बार आपको बताऊंगा। तो गरुड़ ने प्रथम बार अमृत का पान करने के बाद विष का पान किया था, जिससे उसको मरकत या नीलगिरी नामक पर्वत पर अमृत युक्त विष का वमन हो गया। ठीक है। कुछ काल बाद वह वमित द्रव्य जो है ठोस हो गया और सस्य की उत्पत्ति हुई। यानी यहाँ पे क्या बता रखा है सस्य की उत्पत्ति के बारे में, गरुड़ जो कि विष्णु जी के क्या थे, वाहन थे, उन्होंने क्या किया, जब अमृत पान किया तो उसके तुरंत बाद उन्होंने विष का भी पान कर लिया था। तो अब उसके बाद क्या हुआ, जब उन्होंने विष का पान किया उस वक्त वो मरकत पर्वत यानी नीलगिरी पर्वत पर थे। तो विष पान करने के तुरंत बाद उनको क्या हुई, वमन हुआ, अमृत युक्त विष का वमन हुआ। फिर जो उनका वमित द्रव्य था ना, वही बाद में ठोस होकर सस्यक में बदल गया। ऐसी जो है पुरानी बातें जो चलती आ रही है। ठीक है। तो ये आप याद रख लेना। फिर अपन आगे चलते हैं। ये मैंने केवल आपको भाई सब चीज पढ़ानी है तो इसलिए मैंने आपको बताया है, आपके काम नहीं आएगी, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। ठीक है। तुत्थ के भेद स्वाभाविक और कृत्रिम, मतलब प्राकृतिक और कृत्रिम दो प्रकार का होता है। ग्राह्य तुत्थ कैसा होता है, मयूर कंठ सदृश, विभिन्न रंगों के मिश्रण युक्त, मतलब अलग अलग मल्टी कलर्ड होता है। ठीक है। बहुत भारी यानी गुरु होता है, स्निग्ध होता है, चमकीला होता है। ठीक है। इस प्रकार का जो है तुत्थ औषध कार्य के लिए श्रेष्ठ होता है। ठीक है। नीला तोता आपने लैब्स में देखा होगा, अपनी रसशास्त्र की लैब में ज्यादातर ने देख लिया होगा जिनके कॉलेज चल रहे हैं। ठीक है। तो ब्लू से कलर का होता है और पाउडर फॉर्म में होता है। ठीक है। तुत्थ शोधन,
शोधन क्या होगा इसका, किससे करेंगे? तुत्व को लाक्षा, मंजिष्ठा, कुसुम आदि रक्त वर्ग के द्रव्यों के क्वाथ में 7 बार भावना देने पर वो शुद्ध हो जाता है। ठीक है। या फिर मूत्र की भावना देते हैं, वो मूत्र में स्वेदन करते हैं, जैसे कि गाय के, भैंस के या बकरी के मूत्र में डोला यंत्र विधि से जो है 3 प्रहर तक स्वेदन करने पर जो है वो शुद्ध हो जाता है। इसके अलावा नींबू स्वरस की 8 भावना देने पर भी जो है शुद्ध हो जाता है तुत्त। तो ये शोधन की विधियां होगी। मैंने तो ये गौमूत्र वाली याद की थी, क्योंकि ट्रिक्स में मैंने मूत्र के अकॉर्डिंग ही बन रही थी मेरी ट्रिक, तो मैंने उस हिसाब से याद की कि स्वेदन किया अपन ने डोला यंत्र में 3 प्रहर तक, किसके द्वारा? बकरी के मूत्र या फिर भैंस के या फिर गाय के मूत्र में। ठीक है। तो इस तरह से जो है तुत्त का शोधन अपन को याद हो गया। फिर मारण की बात करें, भस्म निर्माण की, तो शुद्ध तुत्त, शुद्ध गंधक, शुद्ध टंकण तीनों को समान मात्रा में लेकर बड़हल स्वरस की में मर्दन करके मूषा में बंद करके 3 कुक्कुट पुट में पाक करने से जो है तुत्त की भस्म बन जाती है। अब कुक्कुट पुट का बताओ मेरे को। कुक्कुट पुट में अपन ने 6 उपले नहीं, तो उसके लिए अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग चीज बताई। मैंने आपको 2 वितस्ती वाला याद रखने को कहा था, उसमें उपलों की संख्या नहीं बता रखी। 2 वितस्ती वाले में देखो, जो कुक्कुट पुट है ना, उसमें या तो ये बता रखा है कि 2 वितस्ती लंबा, चौड़ा और गहरा गड्ढा बनाकर उसके आधे भाग में उपले भर के जो है अग्नि देते हैं, तो वो कुक्कुट पुट होता है। ठीक है। एक ये बताते हैं कि 1 हस्त यानी 24 अंगुल लंबा चौड़ा गहरा गड्ढा करके उसमें 10 वन्योपल भर के और फिर अपन अग्नि देते हैं, तो वो कुक्कुट पुट होता है। ठीक है। उसके अलावा और भी अलग अलग थ्योरीज चलती है। मैंने आपको याद करने को कहा था कि भाई 2 वितस्ती लंबा चौड़ा गहरा गड्ढा करने पर जो अपन आधा भाग से भर देते हैं उसको, और फिर जो अग्नि देते हैं उसको कुक्कुट पुट बोलते हैं। मैंने आपको ये याद करने को कहा था। ठीक है। अब आते हैं अपन तुत्त भस्म के गुणों पे। तो तुत्त भस्म के गुण क्या है? लेखन, भेदन, कषाय मधुर रस में होता है। ठीक है। लघु होता है, क्रमिग्न होता है, चक्षुष्य मतलब नेत्रों के लिए अच्छा होता है, प्रमेय मतलब डायबिटीज में भी अच्छा काम करता है, श्रेष्ठ मेदोर कि जिसके फैट बढ़ा हुआ हो तो उसके फैट को कम करने में भी ये बहुत अच्छा काम करता है, कफ पित्त हर, बल्य, शूलहर यानी किसी को बॉडी पेन हो रहा है जनरलाइज्ड, तो उसको दूर करने में इसका प्रयोग किया जाता है, हृदय रोग नाशक, कुष्ठ नाशक। ठीक है। श्वित्र यानी सफेद कुष्ठ जो होता है उसको दूर करने में, अम्ल पित्त हर, रसायन रुचिकारक, ये सब जो है इसके गुण होते हैं। ठीक है। फिर मात्रा की बात करें तो तुत्थ की मात्रा कितनी लेते हैं? 1/8 से 1/4 रत्ती तक इसकी मात्रा लेते हैं। ठीक है। तो ये मात्रा आप याद रख लेना। प्रमुख योग, जात्यादि तेल, ये आपने बहुत नाम सुना होगा। व्रण रोपण में बहुत अच्छा काम करता है जात्यादि तेल। किसी के जैसे घाव वाव हो रहे हैं ना, तो घावों को भरने में अपने यहाँ जात्यादि तेल देते हैं। ठीक है। उससे जल्दी भरते हैं घाव। जात्यादि घृत। ठीक है। कनक सुंदर रस, महाज्वरांकुरा रस, सर्जरस मलहर, मलहर जो है सर्जरस मलहर, ये भी रोपण में या फिर जो है अपने नॉर्मल स्किन के जो जितनी भी डिजीजेस होती है उनमें लगाने के लिए भी देते हैं। तो सर्जरस मलहर। इस तरह से जो इसके तुत्त के प्रमुख योग हो गए। फिर 7वां अपना अपना आता है चपल। चपल होता है बिस्मित और। ठीक है। तो चपल का मतलब बिस्मित होता है इसमें मेनली। कुछ इसमें बिस्मित के जो खनिज होते हैं उनको काउंट करते हैं, कुछ केवल बिस्मित को मानते हैं चपल। ठीक है। तो ये याद रखना। इसका विशिष्ट गुरुत्व स्पेसिफिक ग्रेविटी 9.7 होती है, काठिन्य 2 to 2.5 यानी 2 से 2.5 होता है, घनत्व इसका 7.8 होता है, और मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है 267 डिग्री सेल्सियस। ये आपको बुक में मिल जाएगा। ठीक है। अब पुरानी मान्यताओं के अनुसार चपल की उत्पत्ति कैसे हुई उसकी बात कर लेते हैं। तो ईश्वर के नासारंध्र का मल जो है चपल कहलाता है, ऐसा रस कामधेनु नाम के ग्रंथ में आया है। ठीक है। फिर माक्षिक की खानों से इसकी प्राप्ति होती है, या फिर जहाँ पे एक लाइन आती है इसके लिए कि जहां जहां भी नाग वंग होते हैं, नाग वंग अपन पढ़े थे ना, नाग और वंग धातु है, तो यत्र जातौ नाग वंगो चपलस तत्र जायते, यानी जहां जहां भी नाग और वंग होंगे ना, वहां वहां जो है चपल की उत्पत्ति या चपल की प्रेजेंस होती है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। अब इसके भेद की बात करें तो कुछ आचार्यों के अनुसार इसके 4 भेद होते हैं, गौर, श्वेत, अरुण और कृष्ण। और कुछ आचार्य इसके 4 भेद बताते हैं, सित, असित, हरित और शोण। जो भी आपको याद हो जाए किसी भी एक आचार्य का याद कर लेना। ठीक है। वैसे आप याद करो तो प्रथम वाला याद करना ज्यादा सही है। क्यों? क्योंकि प्रथम वाला बताया रसार्णव और रसरत्न समुच्चय में। ठीक है।
तो आप वो याद कर लेना। फिर ग्राह्य चपल के लक्षण, तो स्फटिक यानी फिटकरी के समान आभा वाला, षटकोण युक्त, चिकना और भारी, इस प्रकार का जो है चपल औषधीय पर्पज से, मेडिसिनल पर्पज से अपन को ग्रहण करना चाहिए। शोधन की बात करें अपन तो जम्बीरी नींबू स्वरस, ठीक है, बंध्याक कर्कोटिकी तथा आर्द्रक स्वरस की जो है यहाँ पे साथ साथ भावनाएं देने का जो है कहा गया है, ठीक है। तो चपल का जो है शोधन इस प्रकार से होता है। फिर उसके बाद ये सब भावनाएं दे दी ना, उसके बाद जो है उष्ण जल से प्रक्षालन करके जो है चपल को अलग कर लेना चाहिए। ये क्या है, चपल के जो अपने स्वर मतलब शोधन की विधि होगी। आर्द्रक स्वरस आप याद रख लेना इसमें, ठीक है, आर्द्रक स्वरस की साथ साथ भावना, ये आप याद रखना। फिर मारण यानी भस्म निर्माण की बात करें तो शुद्ध चपल में समान भाग गिरी संदूर या गंधक डालकर निर्गुंडी स्वरस की भावना देकर बालू का यंत्र विधि से पाक करने पर जो है सुंदर रक्त वर्ण की भस्म तैयार होती है। ये मारण की विधि होगी। मैं जब आपको ट्रिक्स दूंगा ना, तो यही चीजें आपको बहुत इजीली याद हो जाएंगी। उसमें आपको सिर्फ 3 ट्रिकें याद करनी पड़ेंगी। उसमें आपको सभी धातुओं की, सभी महारसों के क्या शोधन, मारण और अपने सत्वपातन तीनों याद हो जाएंगे, जिन जिन के भी होते हैं, ठीक है। तो लोड नहीं लेना आपको, ये याद हो जाएंगे। आज मैं शाम तक शेयर कर दूंगा। गुण की बात करें तो लेखन स्निग्ध, देह लोहकर होता है, पारद के गुणों को बढ़ाने वाला होता है, रस में तिक्त, वीर्य में उष्ण और विपाक में मधुर होता है, त्रिदोष नाशक होता है, अति वृश्य होता है और पारद को बंधन करने वाला होता है चपल। तो इस प्रकार से जो है अपने चपल के जो गुण हो गए चपल के भस्म के। अब आता है अपना रसक यानी आखिरी महारस और आज का आखिरी टॉपिक अपना। तो रसक की बात करें तो इसके पर्याय क्या क्या है, खरपर, खरपरायक, रसक, ठीक है, यशद कारण, यशद कारण मतलब यशद से रिलेटेड इसके कुछ रोल होते हैं, मतलब जिंक को या तो तोड़ने का काम करता है, जिंक के मारण में काम आता है, इसलिए यशद कारक, ठीक है। और रीतिकृत, ताम्र रज्जक, नेत्र रोगारी, नेत्र रोगारी मतलब नेत्र रोगों का शत्रु, यानी जो आई से रिलेटेड डिजीज है उसमें रसक के योग अपन देते हैं, ठीक है। गोभट्ट, तुत्त, रसोद्भव, ये इसके कुछ पर्याय हैं, ठीक है। अब रसायनों के आधार पर इसके भेद क्या बता रखा है, 3 भेद बता रखे हैं। मृतिकाकार पीत वर्ण का होता है, जिसको अपन मॉडर्न में क्या बोलते हैं, जिंक ऑक्साइड। गुड़ाब मध्यम प्रकार का होता है, और जिंक सल्फाइड या जिंसाइट इसके जो है केमिकल नेम है। पाषाणाब जो अधम या निकृष्ट क्वालिटी का होता है, जिंक सिलिकेट या कार्बोनेट, ठीक है। रसरत्न समुच्चय ने 2 प्रकार के बताए, दर्दूर और कारवेल्लक, ठीक है। दर्दूर मतलब कैमेलाइन, कार्वेल्लक मतलब स्मिथ स्टोनाइट, ठीक है। दर्दूर कैसा होता है, दलयुक्त यानी लेयर्स वाला होता है, इसमें अलग अलग पत्र पत्र होते हैं, इसके अलग लेयर्स होती हैं, ठीक है। और एक दल रहित यानी एकदम स्टोन की तरह बिल्कुल साबुत। तो इस प्रकार के जो है ये रसरत्न समुच्चय के आधार पर भेद बताए गए। सत्व उपादान के लिए दर्दूर प्रकार का और मेडिसिनल पर्पस के लिए कारवेल्लक जो है वो उत्तम प्रकार का जो है रसक होता है। तो आप ये याद रख लेना इसके भेद, ठीक है। भेद इसके दोनों के याद रखना, रसायनों के भी और रसरत्न समुच्चय के भी। जिन यूनिवर्सिटीज में 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं ना, वहां पर ये भेद इस तरह से पूछ लेते हैं कि रसायनों के अनुसार रसक के भेद बताइए या रसरत्न समुच्चय के अनुसार रसक के भेद बताइए। तो इसलिए आपको यहाँ दोनों याद करने पड़ेंगे, ठीक है। प्राप्ति स्थान की बात करें तो अमेरिका, बर्मा, रूस, स्पेन, फ्रांस और भारत में कहाँ पाया जाता है, झारखंड, पंजाब, राजस्थान, मद्रास, इन जगहों पे जो है ये प्राप्त होता है। इसका उपयोग यशद धातु की प्राप्ति के लिए, यशद कारण यहाँ पे था ना, यशद धातु की प्राप्ति के लिए, ठीक है। और औषधीय रूप में जो है खाने के लिए जो इसका प्रयोग किया जाता है, यानी मेडिसिनल पर्पज से इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे अपन शोधन की बात करें तो शोधन में जैसे मैंने तो याद किया था, कटुतुम्बी के स्वरस में जो है पका लेने पर ये दोष रहित और पीत वर्ण का हो जाता है, ठीक है। कटुतुम्बी या कड़वी तुरई में जो है उसका रस निकाल के, स्वरस निकाल के और उसमें पका देते हैं इसको, तो इसका शोधन हो जाता है। या फिर बिजोरा नींबू स्वरस की 7 भावना देने पर जो है शुद्ध हो जाता है। या फिर नरमूत्र, अश्वमूत्र, तक्र, कांजी, इनमें से किसी भी एक में, ठीक है, जो है रसक को प्रतप्त करके 7 बार बुझाने पर जो है रसक शुद्ध हो जाता है। अब इनमें से आपको जो विधि याद हो जाए वो आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। सिंपल तो ये है, बिजोरा नींबू की 7 भावना देने पर, तो आप याद कर लेना। फिर मारण, मारण के लिए क्या है यहाँ पे विधि, शुद्ध पारद व शुद्ध रसक को संभाग ले लिया,
ठीक है। उसको अच्छी प्रकार से मर्दन करके बालू का यंत्र विधि से 1 दिन तक पाक करने पर रक्त वर्ण की जो है भस्म तैयार होती है। तो इस प्रकार से जो है अपना इसके मारण भी हो गया। ठीक है, रसक का। अब रसक भस्म के क्या क्या गुण होते हैं? सर्व प्रमेय हर, मतलब सभी प्रकार के प्रमेह को दूर करने वाली, कफ पित्त नाशक, नेत्र रोग नाशक, जो मैंने बताया था वो नेत्र रोगारी इसका पर्याय है, तो मतलब नेत्र रोगों में भी ये अच्छा काम करती है। क्षय नाशक, लौह एवं पारद का रंजन करता, यानी लौह एवं पारद को जो कलर देने का काम करता है, तो वो क्या क्या हो गए? रसक भस्म के गुण हो गए। अब सेवन जन विकार अगर अब मान लो किसी के सूट नहीं की, किसी के कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई, साइड इफेक्ट हो गया, तो उसको क्या इलाज करना है, उसका क्या ट्रीटमेंट करना है? तो रसक भस्म सेवन करने पर मनुष्यों में उत्पन्न विकार 1 सप्ताह तक गौमूत्र पिलाने पर शांत हो जाते हैं। यानी गौमूत्र पान अगर अपन कराते हैं तो वो उससे क्या होता है, रसक जन्य जो भी साइड इफेक्ट है वो सबसाइड हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। ठीक है। अब रसक के से रिलेटेड कुछ प्रमुख योग कौन कौन से हैं? लक्ष्मी विलास रस, बसंत मालती रस, प्रदरांतक रस, महाज्वरांकुश रस, ठीक है, लघु मालती वसंत। इनमें से लक्ष्मी विलास बसंत मालती अपन पढ़ेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है तो आप याद रखना है। तो इस तरह से जो आपने आज महारस कंप्लीट हो गए हैं। फिर कल अपन उपरस स्टार्ट करेंगे। आज महारस सारे पढ़ लेना, सब टेबल बना लेना, कोई भी डाउट हो तो कल पूछ लेना। ठीक है, क्लास में भी और क्लास के अलावा भी। ग्रुप पे तो पूछते ही नहीं हो आजकल आप। ठीक है, तो ग्रुप पे भी पूछ सकते हो आप, कोई भी डाउट हो तो पूछ लिया करो। ठीक है, तो महारस आज कंप्लीट होता है अपना। ठीक है, तो आज अपन अब क्लास एंड करता हूं मैं, और कल अपन उपरस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपको महारस से रिलेटेड जो है हाँ बोलो। कौन बोला? महारस से रिलेटेड आपको ट्रिक्स शाम तक या रात तक आपको जो है ग्रुप में मैं डाल दूंगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन? चलो ठीक है, फिर क्लास एंड करते हैं आज की।